हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेनेशन है वो जो है कल और आज दो डेट का है। क्योंकि कल ये वीडियो नहीं आया था, इसलिए आज हम लोग जो है दो टॉपिक्स पर, दो दिन के न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो क्या है, उनको थोड़ा सा पहले उन पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल हैं उनमें डेटा प्रोटेक्शन बिल पर हम लोग बात करेंगे कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो राइट टू प्राइवेसी से कैसे रिलेट करता है, वो आरटीआई से कैसे रिलेट करता है, और उससे संबंधित जो यूनिट्स हैं हमारे जीएस पेपर मेंस में पेपर 2 को लेकर उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें क्या बात बोली गई उसको देखेंगे। सेकेंड चीज हम लोग बात करेंगे कि जो कार्यस्थल पर महिलाओं की जो उचित व्यवहारिक दशाएं उनके लिए नहीं है काम करने के लिए, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे जो कि बहुत शानदार एडिटोरियल आया है। फिर हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट प्रोसीजर के बारे में कि पार्लियामेंट में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर क्या प्रॉब्लम्स हैं, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो नियुक्तियां हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उनके विशेषाधिकार हैं, उनको लेकर क्या चैलेंजेस हैं। ठीक, तो उसको इसमें एक एडिटोरियल है पार्लियामेंट्री जो है पार्लियामेंट मिसिंग को लेकर। सेकेंड एडिटोरियल है उसमें है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को लेकर, है ना। तो ये जो आर्टिकल हैं ये बहुत जबरदस्त आर्टिकल हैं, और ये देखेंगे कि उनसे रिगार्डिंग हमारे एसेस कैसे उनसे रिलेट करते हैं, जीएस के मेंस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक, पहली न्यूज क्या कह रही है कि स्लो प्रोग्रेस टू क्रिएटिंग सेफ वर्क प्लेस फॉर वीमेन। ठीक, ये एडिटोरियल है। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि ये हम इसके थीम क्या है, इस आर्टिकल की थीम क्या है। इस आर्टिकल की थीम बहुत ही जबरदस्त है, बहुत बढ़िया थीम है। कहा गया अनलेस सोसाइटी वर्क्स अननेसेसरी टू चेंज द प्रेविलेंट सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इट कुड बी स्टेटस क्यू। यानी कि जब तक समाज में जो प्रचलित सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचनाओं को बदलने के लिए हम काम नहीं करेंगे, तब तक जो स्टेटस क्यू है यानी कि यथास्थिति बनी रहेगी, बल्कि भयावह यथास्थिति होगी। यानी कि दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है इसमें इसके जो इस एडिटोरियल है इसकी थीम में कुछ बातें कह दी गई हैं। थीम का मतलब होता है कि उस एडिटोरियल का मूल क्या है ना। यहीं से पूरा एडिटोरियल खुल जाता है। देखिए, जो हमारे समाज का ढांचा है वो पितृसत्तात्मक है, उसका बेस पेट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक है। तो जो पेट्रियार्की है वो कहीं ना कहीं हर जगह व्याप्त है। वो चाहे ऑफिसेस हों, चाहे पब्लिक प्लेसेस हों, चाहे फिर वो घर हो या ससुराल हो या मायका हो, हर जगह पेट्रियार्की हर जगह है, एवरीवेयर। तो ऐसे में जब पितृसत्तात्मकता का स्वरूप हर जगह है, तो चाहे वो शैक्षणिक प्रतिष्ठान हो, चाहे वो फिर वो धार्मिक प्रतिष्ठान हो, चाहे वो आर्थिक प्रतिष्ठान हो, व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो, औपचारिक प्रतिष्ठान हो या इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हो, हर जगह जो जो पितृसत्तात्मकता का प्रभुत्व देखने को मिलता है। ऐसा जो प्रभाव, इसका इतिहास पुराना है, जो हम उत्तर वैदिक काल से देखते हैं कि पैट्रियार्की पूरे समाज में देखने को मिलती है। और अगर विश्व परिदृश्य में हम देखें तो पूरी दुनिया कहीं ना कहीं पैट्रियार्की से लीड जो है होती रही है। और अब हम देखते हैं कि एक समतामूलक समाज दुनिया में देखने को मिलता रहा है। उसके लिए अफर्मेटिव एक्शंस किए गए हैं, महिला आंदोलनों ने भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, ये जो एडिटोरियल है ये डिमांड करता है कि ना सिर्फ हम आर्थिक प्रोत्साहन या राजनीतिक जो है व्यवस्था करके उनके लिए बेहतर जो है सामाजिक ढांचा या सामाजिक आर्थिक ढांचा का निर्माण नहीं कर सकते, बल्कि हमें उसके लिए जो सोशियो माइंडसेट है, सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उन पे जाकर काम करना होगा। अगर हम उन पे काम करते हैं तो हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, या हम कह सकते हैं जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, समावेशी विकास है, या बात करेंगे कि वीमेन एम्पावरमेंट की, या हम बात करेंगे सोशल एम्पावरमेंट की, सामाजिक सशक्तिकरण की, तो उसमें महिला मुख्य धारा में आ सकती है। हमारे संविधान ने दोस्तों, हमारे संविधान ने संविधान निर्माण के समय से ही ठीक इक्वल पे की बात करी है, समान जो है वेतन की बात करी है, कार्य की उचित दशाएं, काम पाने का अधिकार, इन सब चीजों की बात हमारे संविधान ने की है, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में उनके लिए प्रोविजंस किए गए हैं। यानी कि डीपीएसपी में
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उनके लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन चैलेंजेस कहाँ आते हैं? चैलेंजेस व्यवहारिक हैं। क्योंकि अगर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ठीक, एक कंसेप्ट है स्टेम का, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसमें मात्र 14% वीमेन है। ठीक, दूसरी चीज, अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन में दोस्तों महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 23-24% के आसपास दिखता है। ठीक, उसी तरीके से जॉब में हम देखते हैं तो जॉब में भी जो इनकी सिचुएशन वो बहुत बेहतर नहीं है, बल्कि इस प्रकार इनफॉर्मल टाइप की जो जॉब्स हैं उनमें, जो अनौपचारिक प्रकार के जॉब हैं उनमें महिलाओं की संख्या देखने को मिलेगी। कृषि है, ठीक है, प्लस पशुपालन है, उसमें महिलाओं की संख्या लगभग 65% है। ठीक, तो ये जो सेक्टर है वो बहुत पीछे है। किरण मजूमदार शाह, ऐसे तमाम जो प्रोफेशनल्स हैं वो बोलते हैं कि अगर महिलाओं को हम इक्वल पे या उनको हम बराबर भागीदारी सुनिश्चित कराएं तो उनकी जिंदगी बेहतर न केवल होगी बल्कि देश की जीडीपी ग्रोथ भी होगी। लेकिन चैलेंज क्या आता है कि जो कार्य की उचित दशाएं ही नहीं है, कार्य की उचित दशाएं नहीं है और समाज का ढांचा पैट्रियार्कल है जो एक बहुत बड़ी बाधा क्रिएट करता है। तो एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम जो नियम, सामाजिक व्यवस्था, अगर हम मान लो किसी व्यक्ति को नियम प्रदान कर देते हैं, नियम दे देते हैं, कानून दे देते हैं, अधिकार दे देते हैं, तो क्या उससे समाज में बेहतरी आ सकती है? तो कुछ जो चीजें जो सामाजिक परिदृश्य में चलती, जो सामाजिक ताने बाने से जुड़ी चीजें हैं, अगर उनमें सुधार नहीं होगा तो औपचारिक नियम या औपचारिक अधिकार प्रदान करने से भी व्यवस्था बेहतर ढंग से संचालित नहीं होगी। आइए अब बात करते हैं एडिटोरियल के दूसरे फैक्टर्स पर। ठीक, तो देखिए एडिटोरियल में कहां जो से बात स्टार्ट की गई, जैसा कि आप सभी को पता होगा जो कुश्ती महासंघ है उसके जो अध्यक्ष हैं उन पर आरोप लगाया गया सीनियर प्लेयर्स के द्वारा कि उनके साथ शारीरिक शोषण, उनके साथ छेड़छाड़, उनके साथ जो है यौन हिंसा तक करने की कोशिश की गई। इसके लिए जो सीनियर प्लेयर हैं कुश्ती के, उन लोगों ने दिल्ली में धरना दिया और अपनी जो है शिकायत दर्ज कराई, है ना, केस दर्ज हुए और इस तरीके का जो सीरियस ऑब्लिगेशन या सीरियस आरोप लगाया गया कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के बारे में। ठीक, तो अब ये क्या है, कार्यस्थल पर जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि कार्यस्थल पर महिला जॉब करने जाएगी, कार्यस्थल पर वो शिक्षा ग्रहण करने जा सकती है, कार्यस्थल पर वो खेलने जा सकती है। पब्लिक प्लेस से रिगार्डिंग जितने भी इंसान के काम हैं वो सारे काम करने में अगर महिला को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पब्लिक स्फेयर से रिलेटेड जो चैलेंजेस में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुश्ती जो कुश्ती मतलब खेलने वाली जो लड़कियां हैं उनके साथ शारीरिक शोषण के संदर्भ में दिल्ली में धरने पर बैठना पड़ा खिलाड़ियों को। इसका अर्थ यह है कि संस्थाओं में आंतरिक शिकायत समिति ठीक से कार्य नहीं कर रही। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंटरनल जो कमेटी है, ठीक है, इंटरनल जो कमेटी है जो किसी भी महासंघ में होती, किसी भी व्यवस्था में होती, वो ठीक तरीके से कहीं ना कहीं नहीं काम कर रही है। अगर वो ठीक तरीके से काम कर रही होती तो हम ये मानते कि जो व्यवस्था है वो ठीक तरीके से चल रही। ठीक, हम ये भी देखते हैं कि जो विशाखा गाइडलाइन है, विशाखा दिशा निर्देश है, विशाखा दिशा निर्देश वो क्या बताते हैं कि जो उत्पीड़न है वो उत्पीड़न पर सरकारी और निजी संस्थाओं पर वो समान रूप से प्रभावी होंगे। ठीक है, कि जो विशाखा गाइडलाइंस जो महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, ठीक, या पॉस्को एक्ट जो बच्चों के शोषण से रिगार्डिंग बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं केवल सरकारी संस्थाओं पर लागू नहीं होते, वो किसी व्यक्ति के भी विरुद्ध हैं, किसी निजी संस्था के भी विरुद्ध हैं और किसी सरकारी संस्था के भी विरुद्ध हैं। ठीक, कहा गया कि एक निरीक्षण समिति यानी कि ऑब्जर्विंग कमेटी का गठन कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ जो है किया गया, कि एक ऑब्जर्वेशन कमेटी बनाई गई कि जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है ना। तो एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। अब हेडिंग में बोला गया स्ट्रक्चरल वायलेंस डेटा ऑन वर्क प्लेस फोर्स। ठीक, कि एक स्ट्रक्चरल वायलेंस है, जो उनके खिलाफ जो समस्याएं हैं वो कोई छिटपुट नहीं है, वो बड़ी बाकायदा व्यवस्थित हैं, उनकी एक पूरी संरचना बन गई है और उस संरचना के केंद्र में कौन है, पैट्रियार्की है, पुरुष की सत्ता है। ठीक, आइए इसमें देखते हैं। कार्यस्थल पर हिंसा और यौन उत्पीड़न प्रत्यक्ष और संरचनात्मक समस्या है। जैसे ये अपने आप में एक एब्सोल्यूट क्वेश्चन भी है कि वर्क प्लेस पर जो वायलेंस होना और यौन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होना
प्रत्यक्ष और संरचनात्मक दोनों प्रकार की समस्या है, यानी कि इस तरीके की घटनाएं हम यदा कदा ऐसे भी देखने को मिल जाती हैं, और इनका एक पूरी संरचना बनी हुई है, क्योंकि उसके केंद्र में पुरुष है और पुरुष अपने से नीचे, अपने से कमजोर महिला को मानता है। ठीक, एक प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग के लिए सक्षम वातावरण में सुधार धीरे धीरे ही हो रहा है, यानी कि अगर उनके बारे में हम रिपोर्ट करें, इस तरीके के मामलों को एड्रेस करें, तो उसके बारे में तेजी नहीं आ रही है। यानी जैसे कई बार ये कहा गया कि जो है मोबाइल कोड बनाए जाएं, ठीक, मोबाइल कोड बनाए जाएं, फास्ट ट्रैक कोड बनाए जाएं, फास्ट ट्रैक कोड बनाए जाएं जो इस तरीके के मामलों की सुनवाई करें, तो उनके बारे में जो प्रगति है वो बहुत ही स्लो है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है ये सब चीज, डेटा अगर आप नोट करेंगे और इस पर आप काम करेंगे तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मेंस में अच्छा कंटेंट लिखना अपने आप में एक चुनौती है, आपके पास अच्छा कंटेंट होना भी एक चुनौती है, उसकी एनालिसिस भी एक चुनौती है। तो आपके लिए जिस तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग के क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है, उन क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आप लोग हमारे वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य यही है कि सभी प्रमुख घटनाओं को डिटेल में आपके साथ जो है शेयर किया जाए, प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो जो प्रत्यक्ष हिंसा है उसको छुपाया जाता है कई बार, ठीक, क्योंकि यह हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे में गहराई से अंतर्निहित है। कि ठीक है, किसी पुरुष ने कोई हरकत कर दी, जैसे मान कई बार तो ऐसा हुआ कि खाप पंचायतों ने पुरुष को कहा कि इनको 4 जूते मारो और इनको छोड़ दो, क्योंकि उसने किसी भी महिला का रेप किया, बलात्कार किया, उसके साथ यौन छेड़छाड़ किया। ठीक, तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजों को, मतलब छोटे छोटे जो है सजाएं देकर उनको छोड़ दिया जाता है। यहां ये कह देना कि उसके साथ आप शादी कर लो जाकर, ठीक, जिसका आपने रेप किया उसके साथ शादी कर लो जाकर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो सामाजिक व्यवस्था या सिविल सोसाइटी को बनाने में कहीं ना कहीं एक बाधा है। ये कोई अच्छी मैसेजिंग नहीं है, है ना। कहा गया यह संगठित और असंगठित क्षेत्र में पूर्व और पश्चिम के प्रचलित रोजगार असंतुलन में भी दिखाई देती है। ठीक, यानी कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें कहीं भी उसके, अगर हम उसके अराउंड में कहीं भी देखें, लेफ्ट राइट कहीं भी देखें, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको हमें कंटिन्यू देखने को मिल जाती हैं। आगे बात करते हैं, कार्यस्थल पर पुरुषों के साथ ऐतिहासिक तथ्य का अनुचित लाभ भी उठाने का प्रयास किया जाता है। एक दूसरा पॉइंट भी जो है यहां पर कहा गया, ये एक दूसरा पक्ष है कि कई बार क्या होता है कि कभी कभी ये चूंकि माना जाता है कि हमेशा पुरुष ही महिला का शोषण करता है, तो समटाइम्स महिला अपने इस अधिकार का दुरुपयोग भी करती है। 2013 की जो गाइडलाइंस है, जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस की, विशाखा गाइडलाइंस हो गए, पॉस्को एक्ट हो गए, समटाइम्स दहेज प्रथा कानून हो गया, तो इन सभी का कभी कभी दुरुपयोग भी किया जाता है। ठीक है, फिर कहा गया भारतीय समाज, लेकिन उसके दूसरे पक्ष पर बात हुई तो कहा गया कि जो इंडियन सोसाइटी अभी भी कैसी है, पैट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक है। पैट्रियार्कल का क्या मतलब होता है कि समाज का संचालन या परिवार या घर का संचालन पुरुष के द्वारा किया जाए, पुरुष नेतृत्वकर्ता की भूमिका में हो, डिसीजन मेकर की भूमिका में हो, तो उसको हम पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं। महिलाएं कार्यस्थल पर अभी भी अल्पसंख्यक हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम जो है साइंस सेक्टर में देखें तो 14% वीमेन है, फॉर्मल वर्कफोर्स में कम वीमेन है, हायर एजुकेशन में वीमेन कम है, ठीक, लगभग 1/3 के आसपास देखने को मिलती है। तो इस तरह से प्रॉब्लम है। ठीक, बहुमत में सदैव संख्या मायने रखती है। तो बहुमत में सदैव संख्या मायने रखती है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अगर एक ऑफिस में अगर आप काम करती हैं और आपकी संख्या 10 पुरुषों या 20 पुरुषों या 50 पुरुषों में सिंगल है या 2-4 महिलाएं हैं, तो कहीं ना कहीं आप वैसे भी साइकोलॉजिकली डिप्रेस रहते हैं। तो इसलिए जिनकी मतलब मेजॉरिटी होती है वो अपना जो है प्रभुत्व, अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, जब नेतृत्व में महिलाएं नहीं होती हैं तो नीचे की महिला अपनी शिकायत नहीं करती हैं। ठीक, अब आप सभी को बता देता हूं, जो बोर्ड होते हैं, जो बोर्ड्स हैं विभिन्न डिपार्टमेंट के, उनमें एक प्रावधान किया गया कि जो मेंबर्स होंगे, बोर्ड मेंबर्स होंगे, उनमें एक महिला होगी। ठीक, उनमें क्या होगी? एक वीमेन होगी। अब एक महिला का प्रावधान किया गया ताकि इस तरीके की जो शिकायतें हैं, जो विजिलेंस का काम है, वो उस महिला के द्वारा इंश्योर किया जाए, क्योंकि महिला के संदर्भ में ज्यादा संवेदनशीलता से
शिकायत को समझ सकती है, सुन सकती है, ठीक। लेकिन ये पाया गया कि लगभग 30% के आसपास ही बोर्ड हैं जहां पर महिला उस बोर्ड में मेंबर है, ठीक। तो ये अपने आप में एक चुनौती बनी हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं, 2021-22 का जो डेटा है श्रम बल, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ठीक, उसमें कहा गया श्रम बल में भागीदारी पहले की तुलना में बढ़ी है। जहां 2017-18 में 17.5% भागीदारी थी, अब वो लगभग 21-22 में बढ़कर हो गई है 25.1%। तो 25% के आसपास ये भागीदारी देखने को मिलती है। आगे सेकंड पॉइंट है, 2021-22 में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 17-18 में जहां 16.5% था, अब लगभग 24.2% हो गया है। तो ये जो डेटा है ये आपके लिए बहुत, डेटा लेड आंसर राइटिंग, एक शब्द होता है डेटा लेड आंसर राइटिंग। अगर आप डेटा लेड आंसर राइटिंग करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आप कोई भी बात बोलते हो, कोई भी बात कहते हो तो उसको आप तर्क के साथ, तथ्य के साथ प्रस्तुत करते हो। जैसे ये है कि वर्क प्लेस पर वीमेन के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो ये धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। जब आप सॉल्व लिख रहे होगे, उसका सोल्यूशन दे रहे होगे, तो वहां पर आप इन बिंदुओं को लगाओगे, इनको आप सोल्यूशन में ऐड करोगे, ठीक। कि सिचुएशन अभी भी वर्स्ट है लेकिन फिर भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब कहा गया स्टार्ट अर्ली एंड एट होम, कि हमें घर से जो है प्रयास करना पड़ेगा और शुरुआत जल्दी करनी पड़ेगी। पहले पॉइंट में कहा गया श्रम बल में महिलाओं की जो न्यूनतम भागीदारी है, मिनिमल पार्टिसिपेशन है, वो एक सक्षम और सुरक्षित कार्यबल की आवश्यकता है, ठीक। हमें सक्षम और सुरक्षित कार्यबल किस तरह से मिलेगा, जब वीमेन का पार्टिसिपेशन एक ठीक ठाक प्रोपोर्शन में, एक ठीक ठाक अनुपात में संस्थाओं में सुनिश्चित हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, शिकायत करने से बचने का एक कारण निवारण तंत्र का अप्रभावी होना है, ठीक। यानी कि जो जो रेड्रेसल मैकेनिज्म है, शिकायत निवारण तंत्र है, वो ठीक तरीके से काम नहीं करता। जब वो ठीक तरीके से काम नहीं करता है तो इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं वो बने रहते हैं। वो अपने शोषण के प्रति संवेदनशील है, ठीक। लेकिन कार्य की शिकायत स्थिरता और निरंतरता की धमकी भी मिलती रहती है। यानी कि ऐसा नहीं है जिस महिला या जिस स्त्री का शोषण होता है वो अपने शोषण के खिलाफ अवेयर नहीं है, वो जानबूझकर शोषण नहीं करवाती है, लेकिन चूंकि उसको पुरुषों के बीच में रहना है तो वो अपनी शिकायत को नहीं कर पाती, चूंकि जानती है उसका परिणाम कुछ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए बताऊं, जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ जो है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का चार्जेस लगा। उस कमेटी में वो खुद मेंबर थे, उस कमेटी में क्यों खुद मेंबर, तो अपने खिलाफ ऑब्लिगेशन का पर किस तरीके से कमेटी जवाब देगी आपको सबको पता ही है ना। आगे कहा गया दोनों के बीच समान मानने की मानसिकता के बिना मानसिकता विकसित नहीं की जा सकती, तब तक एक रूढ़िवादी समाज समाप्त नहीं होगा। यानी कि पुरुष और महिला को जब तक हम इक्वल न माने, समान न माने, तब तक जो है उनको समान मानने की जो है जो कवायद शुरू की गई है वो खत्म नहीं होगी, वो मतलब वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकेगी, और रूढ़िवादिता, रूडिमेंट्री सोसाइटी एज इट इज वर्क करती रहेगी, हेजेमनी स्टेब्लिश रहेगी। फिर कहा गया फिक्सिंग गोल, हमें अपने लक्ष्य तय करने होंगे, लक्ष्य तय करने होंगे। क्या लक्ष्य तय करेंगे हम, ठीक। सुरक्षित कार्य का वातावरण प्रदान करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है। यानी कि जो अपॉइंटिंग बॉडी है, जैसे आप इस संस्थान में काम करते हैं, अगर आप महिला हैं तो उस संस्थान की सुरक्षा, उस संस्थान में महिला के कार्यस्थल की सुरक्षा, उसके मानसिक संतोष यानी कि मानसिक सुख यानी कि कार्य की उचित दशाएं होने की जिम्मेदारी एक कोचिंग संस्थान या किसी भी औपचारिक संस्थान जहां आप काम करती हैं उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो सबसे पहला सोल्यूशन ये कहा गया। दूसरा, कार्य का उचित वातावरण वो दशाएं होनी चाहिए। बहुत अच्छा कंटेंट है, मतलब आपके नंबर एकदम बूस्ट कर देगा अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। जब भी शिकायत की जाती है तो मुकदमेबाजी का सहारा लिया जाता है, ठीक। आप पर हमने शिकायत करी, आपने मुकदमेबाजी के मोमेंट में आ गए और फिर वो लंबा केस चल गया, तो ये नहीं होना चाहिए। अभियुक्त 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 के शीर्ष पर होने से पर समस्याएं बढ़ती हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई रंजन गोगोई का मामला, ठीक है। चूंकि आप अगर चीफ पोस्ट पर हैं तो आप अपने खिलाफ जो आप ऑब्लिगेशन हैं उनका जवाब किस तरह से देंगे सबको पता है ना।
फिर एक कार्यस्थल को बेहतर बनाने हेतु लक्ष्य तय करना आवश्यक है। कार्यस्थल को हम बेहतर अगर बनाते हैं तो उसका लक्ष्य हमें तय करना होगा। अल्पकालीन लक्ष्यों में आवश्यक बुनियादी ढांचा आवश्यक है। ठीक, कि हमें अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म जो हमें टारगेट हैं उनके लिए एक आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना बहुत जरूरी है, तभी व्यवस्था का निर्माण हो सकता है। फिर आंतरिक इंटरनल जो है विजिलेंस बनाना पड़ेगा, इंटरनल रेड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। आंतरिक शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में जागरूकता लाने की आवश्यकता है समाज को। ठीक, फिर लॉन्ग टारगेट में क्या कर सकते हैं? लॉन्ग टारगेट यानी दीर्घकालीन उपाय। दीर्घकालीन उपाय हम क्या कर सकते हैं महिलाओं के लिए? तो अगर हम दीर्घकालीन उपायों की बात करें तो श्रम बल में भागीदारी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? श्रम बल में भागीदारी बढ़ेगी। सेकंड चीज क्या है? अलग अलग स्तर पर यानी कि टूल टू टूल रेशियो में सुधार होगा, यानी कि पृथक पृथक स्तर पर जो महिलाओं की जो सहभागिता है उनके रेशियो है में सुधार होता दिखेगा। ठीक, सवैतनिक मातृत्व अवकाश, ठीक, ये बहुत जरूरी है, जो जॉब को ड्रॉप आउट होने से रोक सकता है। यानी कि जो वीमेन्स वर्क प्लेस पर पार्टिसिपेशन है, उनका काम में सहभागिता है या काम करने का अधिकार पाने का हक है, वो तब इंश्योर होता है जब ये किसी भी प्रेगनेंसी या किसी भी ऐसी हेल्थ सिचुएशन में उनको छुट्टी मिले। तो आप सभी को पता है कि महिलाओं के लिए 1961 के एक्ट के तहत ये मातृत्व अवकाश दिया गया है। ठीक, दूसरा है संरचनात्मक और सांस्कृतिक हिंसा को संबोधित करें। जो स्ट्रक्चरल एक कंसेप्ट बना हुआ है पति परमेश्वर वाला, एक स्ट्रक्चर कंसेप्ट बना हुआ है कि जो है पुरुष के बिना समाज नहीं चल सकता, यही देवता हैं, दुनिया भर की चीजें, उस मेंटेलिटी को ब्रेक करने की आवश्यकता है। फिर आगे कहा गया जब तक समाज समग्र रूप से अप्रत्यक्ष हिंसा की जड़ों और शाखाओं को खत्म करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक संरचनाओं में बदलाव लाना आवश्यक है। ठीक, यानी कि समाज को हमें बेहतर करना होगा तो उसके लिए हमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक, जो इनडायरेक्ट जो वायलेंसेस हैं उनके रूट्स को हमें खत्म करना पड़ेगा और सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हमें चेंजेस लाने होंगे, तब हम बेहतरी सुनिश्चित कर सकते हैं, तब हम बेहतरी सुनिश्चित कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं किन ये जो है आपके क्वेश्चन से मैच करता है। जीएस पेपर 1, ये पूरा एडिटोरियल आपने पढ़ लिया। अब जीएस पेपर 1 यूनिट 7 में कहा गया है रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, जीएस पेपर 1 यूनिट 9 सामाजिक सशक्तिकरण। ठीक, फिर जीएस पेपर 2 यूनिट 15 पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत उपाय। भाई पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी? महिला के अगर अधिकार इंश्योर नहीं हुए हैं तो जवाबदेही किसकी है? संस्था की है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, वे सपने जो भारत को सोने न दें। तो कार्य में महिला की उचित दशाएं, महिला की सहभागिता, सभी प्रकार के कार्यों में महिला की बराबर भागीदारी होना, ये क्या हमारे समावेशी विकास या समग्र विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए आवश्यक नहीं है? क्या पैट्रियार्की को ब्रेक करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या शिक्षा में समान भागीदारी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए भी जरूरी है। स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल के बिना विकास संकटग्रस्त है। यानी कि जो महिलाओं और पुरुषों के जो कॉमन जो कंसर्न है, कॉमन जो उनके टारगेट्स हैं, अगर उनको बराबरी से एड्रेस नहीं करते तो क्या समाज का एकांगी विकास नहीं होगा? क्या समाज पितृसत्तात्मक नहीं बना रहेगा? तो उसमें क्या ये कंटेंट यूज नहीं हुआ? आप हमें बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षाओं में है। तो राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में है। तो उसकी जो कक्षाएं क्या हैं? वो कक्षा 1 2 3 4 5 की बात नहीं हो रही है, ये ऐसे आया था। तो उसकी कक्षाएं हैं जो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट है सोसाइटी का, समाज का पक्ष है, जहां पर महिलाओं को इस तरीके की हिचक न हो, उसको काम में समान भागीदारी मिले, शिक्षा में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वो पार्टिसिपेट करे, उसकी भागीदारी 14% से बढ़ाई जाए, उच्च शिक्षा में उसकी भागीदारी बढ़ाई जाए, रोजगार में भागीदारी बढ़ाई जाए, स्वरोजगार में भागीदारी बढ़ाई जाए। उसके लिए विभिन्न संस्थाएं ये सब काम करें, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, गवर्नमेंट के स्तर पर, है ना, सिविल सोसाइटी। तो ये उसकी कक्षाएं हुई।
ठीक है ना, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी इत्यादि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में नए युग की नारी परिपूर्णता या मिथक, यानी जैसे 21वीं शताब्दी का जमाना है, ऐसे में नए युग की नारी क्या परिपूर्ण है, क्या कंप्लीट है, या एक मिथक है। ठीक, तो क्या महंगी जीन्स पहनना, महंगे रेस्तरां में बैठकर खाना खाना, और उसके बाद हमारे देश में अभी भी थप्पड़ जैसी मूवी बन रही है ना, तो क्या वो एक रियलिटी है या मिथक है। तो उसको यहाँ पर जस्टिफाई करना होगा कि नए युग की जो नारी है उसको किस हद तक अधिकार मिल गए हैं। तो क्या कार्यस्थल पर कार्य की उचित दशाएं होना आप नहीं लिखोगे, क्या उसके लिए क्या चैलेंजेस है उसके आप नहीं लिखोगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान से संबंधित चुनौतियां क्या हैं। टाइम एंड स्पेस से रिलेटेड चुनौतियां क्या हैं, समय और स्थान से संबंधित, यानी कि उसकी अलग अलग एज में जिस तरीके से उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक, फिजिकल, मेंटल, प्लस जैसे तमाम तौर पर देखा गया कि शादी के बाद की जो चुनौतियां हैं, पति के साथ उसके साथ बेहतर संबंध स्थापित ना होना, इसका ये मतलब है कि वो अपनी मनमर्जी से हर तरीके से एक्सप्लॉइट करेगा आपको वो चीज। तो अलग अलग टाइम एंड स्पेस में महिलाओं के साथ जिस प्रकार का उत्पीड़न है, उन चुनौतियों को आपको यहां डिस्कस करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल बहुत शानदार है, ये कह रहा है कि डेमोक्रेटाइजेशन दैट इज अ मोर अ फैलेसी। ठीक, थीम्स में क्या बोला जा रहा है कि इवन एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव ब्रॉट न्यू वॉइस इनटू अ पब्लिक स्फेयर, it is worth looking deeper into the premise of their democratization of self expression। भले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सार्वजनिक क्षेत्र में नई आवाजें उठी हैं, ठीक, लेकिन उनके आत्म अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिकरण के आधार वाक्य में गहराई से देखना अभी भी जरूरी है। ठीक, अब एक ऑस्कर वाइल्ड का कमेंट लेते हैं, फिर आपको ये समझाते हैं कि आर्टिकल कहता क्या है। बहुत शानदार आर्टिकल है, मुझे बहुत पसंद आया। और मुझे पसंद आने का मतलब यूपीएससी के हिसाब से, मैं पर्सनल चीजें आप लोगों पर नहीं थोपता। ऑस्कर वाइल्ड एक साइकोलॉजी सोशोलॉजिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि ज्यादातर लोग दूसरे लोग हैं। अब इसको समझाऊंगा कैसे वो कहते हैं ज्यादातर लोग दूसरे लोग हैं, उनके विचार दूसरों की राय हैं, उनका जीवन मिमिक्री है, उनका जुनून एक उदाहरण है। ठीक, इसका जो पूरी ये बात कही जा रही है कि डेमोक्रेटाइजेशन दैट इज मोर ए फैलेसी। ठीक, कि जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी सहभागिता, आप भी अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, फेसबुक पर आप एंट्री ले सकते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही डेमोक्रेटिक बनाता है। तो एडिटोरियल में कहा गया है कि फैलेसी की तरह से है। ठीक, क्यों, क्योंकि एकदम बहुत ही क्लियरली बोला गया, देखो थीम में, कि मीडिया प्लेटफॉर्म ने सार्वजनिक क्षेत्र में नई आवाजें उठी हैं, कि मीडिया प्लेटफॉर्म में आप इस तरीके से अलग अलग चैनल कर सकते हैं, अपनी आवाज रख सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर सकते हैं, लेकिन उनके आत्म अभिव्यक्ति के लोकतांत्रिकरण के आधार वाक्य में गहराई से देखना आवश्यक है। कि यानी कि जो आप अपनी बात प्रेजेंट करते हो, क्या आप कहीं से कट एंड पेस्ट करते हो, क्या आप वो कहीं से, क्या आपके विचार मौलिक विचार हैं, कि क्या आप कोई किसी विषय पर जब आप अपनी राय व्यक्त करते हो तो कोई चीज पढ़ते हो, उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखते हो, पक्ष और विपक्ष के बारे में बात करते हो, बस आप शेयर करने लग जाते हो मैसेज, बस उसी विचार से आप अपने आप को जोड़ने लग जाते हो। इसीलिए ऑस्कर वाइल्ड ने कहा ज्यादातर लोग दूसरे लोग हैं, यानी कि अपना खुद का कोई विचार नहीं है, दूसरे विचार को ही अपना विचार बता रहे हैं, उनके विचार दूसरों की राय हैं, उनका जीवन एक मिमिक्री की तरह से है। जैसे होता ना कि शाहरुख खान आमिर खान की मिमिक्री लोग करने लग गए, उसी तरह से एक मिमिक्री की तरह से लोग करते हैं। उनका जुनून एक उदाहरण है। ठीक, उनका जुनून क्या है, एक उदाहरण की तरह से। ठीक, तो ये इतनी जबरदस्त बात ऑस्कर वाइल्ड ने बोली है, एक बहुत तगड़ा कटाक्ष किया है आज के यूथ पर, आज के लोगों पर, जो अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने विचारों को उड़ेलते हैं, परोसते हैं, जो उनके मौलिक विचार शायद ही होते हैं। ठीक,
आगे कहा गया सोशल मीडिया का यह ढोंग कि व्यवस्था लोकतांत्रिक हुई है एक झूठ है। ठीक, अब कैसे झूठ है उसको आगे जस्टिफाई किया गया है। सोशल मीडिया ने अभिजात वर्ग और सत्तावादी गेटकीपर, यानी कि जो ट्विटर फेसबुक के मालिक हैं उनकी बात हो रही है, जो राज्य की सरकारें राष्ट्र की सरकारें उनकी बात हो रही है, को दरकिनार करने में मदद की है। ठीक, इसका सार्वजनिक क्षेत्र पर मिश्रित प्रभाव है, यानी कि पब्लिक सेक्टर पर लोगों पर इसका मिश्रित प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से सोशल मीडिया ने हर चीज गलत ही कर दी है, गड़बड़ी उत्पन्न कर दी है। इसके जो प्रभाव हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, क्योंकि कई बार इसने लोगों को लोकतांत्रिक मंच प्रदान करने में सहायता की है, एक विपक्ष की तरह से भूमिका निभाई है, एक प्रेशर ग्रुप की तरह से भूमिका निभाई है, और कई बार क्या है कि लोग खुद पोलराइज हो गए हैं। ठीक, तो वहां पर निगेटिव भी हुआ है। आगे कहा गया इसका उद्देश्य क्या है, उन जड़ों को जानना है कि किस प्रकार सोशल मीडिया ने आत्म अभिव्यक्ति का लोकतांत्रिकरण किया है, यानी कि आपकी जो सेल्फ बिलीफ है, आपकी जो आपके सेल्फ आइडियाज हैं, निजी विचार हैं, वो कैसे डेमोक्रेटाइज हैं। आगे बोला गया एन एब्रिजमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म फॉर्म। पहले जब टेक्स्ट के माध्यम से संप्रेषण होता था तो विचारों के संदर्भ में समस्या देखने को मिलती है। ठीक, मतलब पहले जब हम टेक्स्ट के माध्यम से अपनी कोई बात कहते थे तो कहीं ना कहीं वो बात ज्यादा मौलिक होती थी, लेकिन जो आइडिया है, अब जो आइडिया नए आ रहे हैं वो आइडिया कहीं ना कहीं खुद के है ही नहीं, वो आइडिया बेसिकली कहीं ना कहीं उधार लिए हैं, रिफाइंड हैं। इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है पोस्ट ट्रुथ, यानी कि आप तो किसी पोस्ट ट्रुथ यानी किसी की विचारों को अगर किसी की जो है सोशल मीडिया किसी का मजाक बनाना है तो एक शब्द होता है पोस्ट ट्रुथ, शायद आप लोग ये नाम जानते हो। ठीक, यानी कि ऐसा झूठ जो आप लगातार बोलते चले जाएं और धीरे धीरे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उस पर विश्वास करता चला जाए तो वो सच ना होकर भी सच बन जाए, उसको बोला गया पोस्ट ट्रुथ। ठीक, तो इस तरीके की सिचुएशन बनती हुई दिखाई देती है। आगे कहा गया कि आजकल ट्वीट, रीट्वीट, लाइक, मीम्स का दृष्टिकोण संक्षिप्तीकरण की एक श्रृंखला के माध्यम से चल गया है। ठीक, कि आजकल हम लोग फटाफट लाइक करते हैं, ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, मीम्स भेजते हैं, रील लगाते हैं। ठीक, तो ये सारी जो चीजें हैं एक श्रृंखला के माध्यम से हो गई हैं। इसमें किसी का बिजनेस बनता है, आप अपना टाइम कंज्यूम करते हो। ठीक, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी के लिए फायदेमंद है और किसी न किसी तरीके से पूरे तरीके से आपकी आत्मानुसंधान की प्रक्रिया को बिगाड़ रही हैं, आपको मौलिक होने से रोक रही हैं। ठीक, असतत व्यस्तताओं पर बिताया गया समय सक्रिय भागीदारी की अनुमति देने के लिए बहुत क्षणभंगुर है। यानी कि आप व्यस्त हैं लगातार जैसे एक रिसर्च बताती है कि हर व्यक्ति लगातार 4 से 6 घंटे सोशल मीडिया में डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूट्यूब और तमाम प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपना टाइम वहां कंज्यूम करता है, जबकि वो अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश करता है कि वो बिजी है। जैसे आप अपने ड्राइंग रूम में बैठो, घर के सब लोग अपना अपना मोबाइल लिए फेसबुक चला रहे हैं, ऐसा लगेगा पार्लियामेंट में डिस्कशन करने जाना है, इतनी ज्यादा जरूरी बहस है। कि आप बस में, ट्रेन में, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं तो उसको अपने आप को बिजी दिखाने का बहुत अच्छा माध्यम है। ठीक, तो कहा गया वो बहुत क्षणभंगुर चीज है। रीट्वीट और लाइक बाइनरी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, रीट्वीट और लाइक बाइनरी इंस्ट्रूमेंट है जो व्यक्तिगत बारीकियों के लिए जगह नहीं छोड़ते। यानी कि आप किसी ट्वीट पर रीट्वीट कर देते हो, मुख्य मुद्दे को आप नहीं जान पाते हो, उसके वजह से लॉ एंड ऑर्डर की चैलेंजेस हो जाते हैं, इन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अलग अलग तरीके की चुनौतियां आ जाती हैं, जबकि आप सही मुद्दे को गलत तरीके से परोस देते हो, भटका देते हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। आगे कहा गया सोशल मीडिया संक्षिप्तीकरण के माध्यम से यानी शॉर्ट कर देता है। ठीक, ये लोगों को मजबूत करता है। इसके प्रारूप के लिए उत्पन्न बड़ी परिस्थितियों और बड़ी परिस्थिति तंत्रों के कारण जो न केवल टाइपोग्राफिक त्रुटियों और खराब व्यय और खराब व्यापकरण के रूप में भी दिखाई देता है। कि यानी कि आप सोशल मीडिया में जो छोटे छोटे रील्स बनाते हो, छोटे छोटे विचार प्रस्तुत करते हो, उनमें न केवल टाइपिंग से रिलेटेड गलतियां हैं, न केवल व्याकरण से रिलेटेड गलतियां हैं, बल्कि उसमें जो है कहीं ना कहीं आपको
अलग अलग सिचुएशन में खराब ट्वीट, गलत विचार भी जो है आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था के लिए घातक साबित होते हैं। और आगे कहा गया क्रिएटिंग इकोनॉमी, कि ये सारी जो चीजें हैं ये किसके लिए एक बिजनेस बनकर उभरती हैं, ये किसके लिए एक बिजनेस है। तो ये कहा गया कि जो उपयोगकर्ता हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की क्षमता तथा कथित रचनाकार अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ी हैं। यानी जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, ठीक, जो लोग जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये लोगों के दिमाग की उपज है। ये एक बेसिकली एक प्रकार का स्टार्टअप्स थे। तो ये जो है बड़े प्लेटफॉर्म जब बने तो ये कहीं ना कहीं क्रिएटिव इकोनॉमी का फॉर्म है कि नई जो चीज व्हाट्सएप पर नहीं हो सकती वो इंस्टाग्राम पर हो सकती है ना। व्हाट्सएप पर लोग मैसेज भेजते हैं लेकिन इंस्टाग्राम पर लोग अपने वीडियो डालते हैं, ठीक। तो उनके लिए क्रिएटिव इकोनॉमी है वो और आपको एंगेज कर रहे हैं, आपके लिए वो एक फैलेसी का काम कर रहे हैं, आपको जो है वो कहीं ना पोस्ट ट्रुथ एज में लेकर जा रहे हैं, है ना। फिर है यूट्यूब व फेसबुक संस्थागत और व्यक्तिगत कमाई का भी जरिया है, ठीक। जहां एक तरफ यूट्यूब पर आप अपना चैनल खोलकर पढ़ा रहे हैं, ठीक, फेसबुक से अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो ये इंस्टीट्यूशन यानी कि मार्क जुकरबर्ग और ठीक तमाम ऐसे लोग हैं जो दुनिया में सबसे ताकतवर बन चुके हैं इनकी वजह से। बहुत से ऐसे कह सकते हो कि व्हाट्सएप ये सॉरी इंस्टाग्राम के स्टार हैं, बहुत सारे आप जो है पर्सनैलिटीज हैं जिनको लोग पहचान पाए हैं यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो व्यक्तिगत कमाई का भी जरिया है और संस्थागत कमाई का भी जरिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पूंजीवादी उद्यम है, पूंजी एक कैपिटलिस्ट उद्यम है, क्योंकि इसको चलाने में बहुत पैसा लगता है, ठीक। पूंजीवाद उपयोगकर्ताओं की पसंद बढ़ने पर मानकीकरण व बड़े पैमाने पर उत्पादन पूंजी के प्राकृतिक परिणाम के स्वरूप इसको देखने को मिलता है, ठीक। इसका मतलब हुआ कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो इस प्लेटफॉर्म को जनता के सामने कुछ इस तरह से रखते हैं, जनता के सामने इस तरह से रखते हैं, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं ताकि जो उस पर आने वाला कंटेंट है वो काफी हैवी लगे, प्रभावशाली लगे, जिससे एक बड़ा बिजनेस क्रिएट हो सके, ठीक। आगे कहा गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एकरूपता को बढ़ावा देते हैं। कई बार क्या होता है पूरे समाज की अलग अलग वर्गों की इंटीग्रिटी को देखने को मिलती है, जहां पर आप तमाम प्रकार के अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं, स्टूडेंट्स के, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के, देशों के, राज्यों के, क्षेत्रों के, नेताओं के अलग अलग स्तर पर, जिसके कारण मीम्स व इमोजी बड़े पैमाने पर उत्पाद है। अब जैसे बहुत से ऐसे लीडर हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनके खिलाफ मीम्स बहुत जल्दी जारी हो जाता है। एक उनका परसेप्शन, उनका पर्सोना अलग ही लेवल का बना दिया गया है। और हर अब इस जो है इस कह सकते हो कि इस कचरे से या इस डस्ट से कोई नहीं बच पाया है। हर किसी के खिलाफ या हर किसी के समर्थन में कुछ ऐसे डिजिटल मीडिया एलिमेंट्स होते हैं जो पर्दे के पीछे से इमेज बिल्डिंग करते हैं और इमेज को बर्बाद करते हैं, ठीक। आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने में नहीं बल्कि जुड़ाव को बढ़ावा देने में रुचि रखते हैं। यानी कि अपन अब ये कोशिश लोगों की होती है कि मेरे कितने फॉलोअर हैं, मेरे व्हाट्सएप पर ग्रुप में कितने लोग शामिल हैं, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर कितने फॉलोअर हैं, ठीक, ट्विटर पर कितने फॉलोअर हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। वो अपनी जो है इननेट रियलिटी को नहीं जानना चाहते। तो आइए अब इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या क्या है। जीएस पेपर 4 में जब हम बात करेंगे इस तरीके के डेटा प्रोटेक्ट उसकी, जब बात करेंगे हम लोग प्राइवेसी की या बात करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, तो उसमें हम बात करेंगे यूनिट 6 के बारे में, जिसमें दिया है रूल एंड रेगुलेशन, ठीक, रूल एंड रेगुलेशन। तो रूल एंड रेगुलेशन का मतलब क्या है, नियम और उनकी क्रियान्वयन में जो बाधाएं हैं। जैसे आमतौर पर फेसबुक, ट्विटर वगैरह के सामने चैलेंजेस आते हैं, डेटा लोकलाइजेशन से रिलेटेड मामले आते हैं, तो उसमें एथिक्स का पॉइंट आता है, उसको देखेंगे। फिर जीएस पेपर 3 यूनिट 11 जहां पर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का रोजमर्रा के जीवन पर प्रभाव, ठीक, कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एवरीडे लाइफ पर जो इम्पैक्ट है उससे चीजें निकल कर आती हैं, ठीक। फिर क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा, मीडिया स्वार्थ परायणता का एक अंतर्निहित माध्यम है। जो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि मीडिया क्या है,
एक पूंजीवादी उत्पाद है, एक कैपिटलिस्ट प्रोडक्ट है, ठीक। तो स्वार्थ परायणता का माध्यम इसलिए ऐसे है कि वो जिस पक्ष में झुकाव रखता है, पॉलिटिकल जो कल्चर है, पॉलिटिकल वोटिंग है, उस तरीके से बदल जाती है, सोशल परसेप्शन उस तरह से चेंज हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा, शब्द दो धारी तलवार होते हैं, किसी की इमेज को खराब करना है, आप उसके बारे में 4-6 लाइन लिख दीजिए और आपके अच्छे खासे फॉलोअर हों। आपने गलती से गलती कर दी और उसकी इमेज, सालों की बनी इमेज ध्वस्त हो जाएगी, ठीक। तो कहा गया शब्द दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार इसलिए है कि आपकी ये गलती से पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप हिल सकता है, ठीक। अगला, निजता के अधिकार से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसमें जो प्राइवेसी भी ब्रीच होने का मामला रहता है, तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। ठीक, अब जो ये एडिटोरियल है ये बेसिकली एक न्यूज है, लेकिन इसका जो प्रयोग है हम कैसे करेंगे, ठीक। कहा कि मोर सेबर रेटलिंग, मोर आइसोलेशन, मिलिटराइजेशन ऑफ साउथ चाइना सी, यानी कि साउथ चाइना सी में जिस तरीके से चीन अपनी दादागिरी दिखा रहा है, जैसे जापान और छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो परेशान हैं, वो उसको लेकर कंसर्न है। तो इस न्यूज को हम लोग देखेंगे। द साउथ चाइना सी हैज ऑलवेज बीन ए ट्रांजिट पॉइंट टू ट्रेड सिंस अर्ली मेडाइवल टाइम्स, ठीक। दक्षिणी चीन सागर प्राचीन काल या और मध्यकाल से हमेशा व्यापार के केंद्र में रहा है, व्यापार के केंद्र में रहा है। इस क्षेत्र में मत्स्य पालन, खनिज संपदा और हाइड्रो पावर का भंडार है। तो जो वो साउथ चाइना सी पर अपना जो पूरा कंट्रोल बनाना चाहता है चाइना, तो उसका लालच यहीं पर है, ठीक। कि जो फिशरीज है और जो खनिज संपदा है और जो हाइड्रोकार्बन या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, उनके भंडार वहां प्रचुर मात्रा में पाए जाने की संभावना है। तो इसलिए भी वो जो कह सकते हो कि नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल बनाना चाहता है। इसलिए दक्षिणी चीन सागर बड़े स्तर पर संघर्ष को ले जाता है, यानी कि दक्षिणी जो चीन सागर है वो काफी कॉन्फ्लिक्ट वाला जोन बनता हुआ दिखाई देता है भविष्य के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग है हुज प्रिविलेज, ठीक, कि किसको प्राथमिकता दी जाए, ये एडिटोरियल है। अब देखिए ये किस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 2 मुख्य परीक्षा के लिए यूनिट 5, जिसमें कहा गया संसद और राज्य विधायिका की शक्तियां, विशेषाधिकार और उससे उत्पन्न विषय, ठीक। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या पूछे गए, अधिकार के साथ दायित्व बढ़ जाता है, अधिकार के साथ दायित्व जो है वो बढ़ जाता है, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, किसी संस्था का चरित्र उसके नेतृत्व से प्रतिबिंबित होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए उसके थीम में ये बोला गया एडिटोरियल की कि एक पक्षपातपूर्ण राजनीतिक कवायद में शामिल होकर उपाध्यक्ष संसद को कमजोर करते हैं। अब पक्षपातपूर्ण कवायद क्या है, इसको थोड़ा सा पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये पक्षपातपूर्ण कवायद दोस्तों इस तरीके से है, जो सोशल मीडिया जो हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बेसिकली आर्टिकल 105 में पार्लियामेंट्री स्पेशल प्रोविजन की बात करी गई है, पार्लियामेंट्री विशेषाधिकारों की बात करी गई है। उन विशेषाधिकारों को लेकर ये पूरा एडिटोरियल है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे जो आर्टिकल 105 है जो पार्लियामेंट्री स्पेशल प्रोविजन की बात करता है, तो वो स्पेशल प्रोविजन क्या है। आर्टिकल 105 में संसद में जब डिस्कोर्स और डिस्कशन चल रहे होते हैं तो उस दौरान अभिव्यक्ति की आजादी का मामला आता है। जब तक कि वो बहुत ही हीनियस स्तर पर न पहुंच जाए तब तक आप अपनी बात रख सकते हैं, विचार प्रकट कर सकते हैं। दूसरा यह है कि जब सदन की कार्यवाही चल रही है और आप पर कोई मतलब हत्या या बलात्कार का मामला नहीं चल रहा है, यानी कि सिविल मामला मान लो चल रहा है, तब तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक। संसदीय प्रक्रिया है, उसकी जो प्रोसीडिंग है उसको प्रिंट कराने का काम मीडिया नहीं कर सकती बिना पार्लियामेंट के स्वीकृति के, हेड की स्वीकृति के। तो ये जो आर्टिकल 105 है, इसके अलावा एक्चुअली मुद्दा चर्चा में इसलिए है कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
खड़गे साहब, उनके जो जो उन्होंने बात करी थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बेसिस पर अदानी के मामले में, उनके भाषणों के कुछ अंश हटा दिए गए। उसी तरीके से राहुल गांधी के भाषणों के कुछ अंश हटा दिए गए। तो जो आपकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहीं ना कहीं उसका हनन होता दिखाई देता है। ये इस एडिटोरियल में बोला गया है। ठीक, तो संसदीय, जैसे कि कहा गया कि अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकारों की बात करता है। और वो संसदीय विशेषाधिकार क्या हैं? जैसे सिविल मामलों के दौरान गिरफ्तार न करना, जब तक कि आपराधिक मामला होगा तब हो सकते हो। अब दूसरा है अभिव्यक्ति की आजादी। थर्ड है संसदीय प्रक्रिया को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। ठीक, संसदीय प्रक्रिया को यानी कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को जुडिशरी में लेकर नहीं जा सकता जब तक कि कुछ विशेष स्थितियां ना बनती हो। ठीक, मीडिया को प्रिंटिंग करने से रोकती है, यानी जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं पार्लियामेंट से पूछ कर ही उनको प्रिंट किया जाता है उन न्यूज को। ठीक, अब घटना क्या है कि हाल में विपक्षी सांसदों द्वारा उनके खिलाफ बेसिकली कुछ ऐसी चीजें पता चली जिसके खिलाफ सरकार ने एक सेंसरशिप बढ़ा दी। सेंसरशिप कुछ इस तरीके से बढ़ाई कि उनके जो डिस्कशन है, उनकी जो व्याख्यान है, उनको जो है उनके अंशों को हटा दिया। उनके यानी कि जो बातें उन्होंने बोली उनमें कई ऐसे पॉइंट्स को कट कर दिया गया कि ये पार्लियामेंट के साथ के जो विधान के हिसाब से ठीक नहीं है। कानून ऐसा है भी कि ऐसा कोई वक्तव्य जारी होता है जो राष्ट्रीय गरिमा, संप्रभुता और कुछ क्षति पहुंचाता है तो उसे हटाया जा सकता है, लेकिन तब तक जब तक वो देश के लिए खतरा ना हो। अगर वो देश के विमर्श के लिए अच्छा है, देश में पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स के लिए अच्छा है, तब उसे नहीं हटाया जाना चाहिए। क्या बोला गया कि कुछ चीजों की आवश्यकता है। ठीक, जैसे जैसे अब यहां जो ये जो चैलेंज है, जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, सॉल्व इस तरह से हम कर सकते हैं कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से सीखा? ब्रिटेन से सीखा। ब्रिटेन में जिस तरीके से हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री जो डिस्कशन है उनके घंटों में कमी कर दी गई, ब्रिटेन में बढ़ा दी गई। ठीक, तो ये चीज क्या हम जब हमसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ले सकते हैं तो क्या इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं? दूसरी चीज कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में व्हिप जारी हो जाता है, यानी कि आप अपनी पार्टी विरोध में मत नहीं दे सकते और आपको उपस्थित होना भी होगा। तो ये जो है चीज ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में आप अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ भी वोट दे सकते हैं। ठीक, तो ये पहली बात जिसकी हमें लाने की आवश्यकता है। दूसरी चीज है कि ब्रिटेन ने पक्ष व विपक्ष को में बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक, संसदीय बहस के अधिकार के अधिक अवसर अर्थात बहस के घंटों को बढ़ाने की भी आवश्यकता है। ये तीन चीजें हमें करनी पड़ेंगी। ठीक, और चौथी चीज क्या है कि अपनी पार्टी के जो है विपरीत विचार भी आप रख सकते हो। ठीक, अब मामला क्या है? जो आम आदमी पार्टी उसके 12 सांसदों पर जांच के आदेश, विपक्षियों का निलंबन, संसदीय मर्यादा का हमला, ये एक मुद्दा है जो इसके साथ हमें दिखाई देता है। ठीक, दूसरी चीज क्या है? जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब और जो राहुल गांधी हैं, उनकी जो विचार है पार्लियामेंट में, उनके अंशों को कट कर दिया गया। ठीक, सदन की चर्चा से उनको बाहर कर दिया गया। उसका कारण क्या था कि उन लोगों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सरकार से तीखी बहस की थी, यानी कि पक्ष से तीखी बहस की थी। और जिस तरीके से जेपीसी की मांग हो रही उसको भी लेकर एक विषय है। अध्यक्ष ने संसदीय विशेषाधिकार पर संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि संयुक्त संसदीय समिति की मांग का दोहराव है ये। ठीक है, आगे कहा गया कि जो संसदीय प्रभुता है, ठीक, जो संसदीय प्रभुता है उसके गंभीर समझौते और लोगों के जनादेश की अवहेलना का स्पष्ट उदाहरण है। ठीक, यानी संसदीय प्रभुता का मतलब हुआ किसी एक व्यक्ति का डोमिनेंस नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद दूसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा पार्लियामेंट्री डिस्कशन। और पार्लियामेंट्री डिस्कशन अगर बेहतर होगा तो उसका ये मतलब होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जनता की बात ठीक से रख रहे हैं। अगर उनकी बातों या उनके कहे गए जो विचार हैं उनको कट किया जाएगा और उनको बोलने नहीं दिया जाएगा तो जो पार्लियामेंट्री जो मर्यादा है, जो उस प्रभुता है, उसकी अवहेलना समझी जाएगी। लोगों की इच्छा लोकतंत्र में सर्वोच्च है, जो सदन में सदस्यों के द्वारा व्यक्त की जाती है। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से
जनता के प्रति भी उत्तरदायी है। ठीक, तो इसलिए कहा गया कि जो लोगों की इच्छा है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है फॉर द पीपल बाय द पीपल, ठीक, जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता का शासन, है ना। तो ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या है, आइए वो देख लेते हैं। अधिकार के साथ दायित्व बढ़ जाता है। जो संसदीय अधिकार हैं, तो ये भी पक्ष और विपक्ष को कोशिश करनी चाहिए कि वो एक गरिमा में बोलें, वो देश की संप्रभुता, लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय मर्यादा, संसदीय कानूनों के संदर्भ में बात करें। और दूसरी चीज क्या है, किसी संस्था का जो चरित्र है उसके नेतृत्व से प्रतिबिंबित होता है। अगर उसकी मॉनिटरिंग, अगर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग और मॉनिटरिंग बेहतर नहीं होगी, तो दुनिया भर में जो ऑन एयर होता है उससे जो है मैसेज बुरा जाएगा कि हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है उसमें उस तरीके, जिस तरीके के रिफॉर्म्स की डिमांड हो जाती है, जिस तरीके की मेच्योरिटी की डिमांड होती है, वो नहीं देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ठीक, मिसिंग इन पार्लियामेंट, मिसिंग इन पार्लियामेंट, तो इसको मैं आपको बता देता हूं। मिसिंग इन पार्लियामेंट का क्या मतलब है कि देखिए पार्लियामेंट में बेसिकली तीन पिलर होते हैं पार्लियामेंट के। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं। ये लोग इलेक्ट होकर आते हैं, चुन कर आते हैं संसद के जो है सदस्यों के द्वारा, ये सदस्यों के द्वारा चुन कर आते हैं। ठीक, तो ये लोग क्या करते हैं, प्रोसीडिंग्स को जो है फिक्स करते हैं, जो कार्यवाही है लोकसभा और राज्यसभा में उसको फिक्स करते हैं। लेकिन अगर किसी भी पद को पर नियुक्ति से संबंधित मामला हो, यानी कि बहुत लंबे समय तक उसकी नियुक्ति न की गई हो, तो इसका ये मतलब होगा कि पार्लियामेंट्री जो मिसिंग इन पार्लियामेंट कि कुछ चीजें हैं जो हमारी बेहतर संसदीय जो व्यवस्था है उसके लिए खतरा है, वो चीजें होनी चाहिए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर नियुक्ति, भाई उपाध्यक्ष का काम क्या है कि जब अध्यक्ष ना हो तो अध्यक्ष के जितने भी निर्णय हैं वो खुद करेगा, और अध्यक्ष के द्वारा किए गए निर्णय, उपाध्यक्ष के द्वारा किए गए निर्णय एज ए अध्यक्ष, एज ए हेड, वो लास्ट होंगे, फाइनल होंगे। ठीक, उनके खिलाफ वाद भी नहीं दायर होगा। और अगर अध्यक्ष है तो वो उपाध्यक्ष को ही अपना जो है इस्तीफा देगा, और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देगा। इनके द्वारा किए गए जो काम है वो जो है वो चैलेंज भी नहीं किए जा सकते जब तक वो घोर असंवैधानिक ना हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उपाध्यक्ष का पद नहीं लंबे समय तक जो है अपॉइंट हुआ है, फिक्स हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो लोकतांत्रिक ढांचा है, जो संवैधानिक मूल्य हैं, वो उनके खिलाफ दिखाई देता है। तो कहा गया द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा soon after the speaker is elected, yet over 3 years after the present house first met the position remain vacant। कि 3 साल, 3.5 साल, 7 महीने बेसिकली इतना समय हो चुका है, हाँ, उपाध्यक्ष के पद को लेकर जो है पोस्ट वैकेंट है और उससे रिगार्डिंग चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं कि किस तरीके से ये एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 यूनिट 5 में कहा गया है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेजेस एंड इशूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज। ठीक, सेकेंड पेपर 2 में सेकेंड यूनिट है 8 नंबर की। ठीक, ये कहते हैं कि विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां और उनके उत्तराधिकार। ठीक, तो ये जो 2 यूनिट है उनसे आपका आर्टिकल मैच करता है। अब क्वेश्चन क्या पूछे गए वो देख लेते हैं कि यूपीएससी कितने जबरदस्त और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है। कहा गया जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर विशेषाधिकारों को महत्व देता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ठीक, अब यहां जो ये कहा गया कि अपने अब अगर सिद्धांतों के ऊपर
विशेषाधिकारों को महत्व देंगे। यानी कि अगर हाउस की प्रोसेस चल रही है और उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पदों को लेकर वैकेंट पोस्ट हैं या किसी दूसरे प्रकार की चैलेंजेस हैं और आपको लगता है कि आप प्रोसीडिंग कंप्लीट कर रहे हैं और प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो आपकी डेमोक्रेसी है, आपका डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर होते चले जाएंगे। और जो एक गुड गवर्नेंस इंश्योर कर सकते हैं, उस शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को, अलग अलग संवैधानिक प्रक्रियाओं को फॉलो करने की बात है, उसमें आप उस हद तक सक्षम नहीं रहेंगे जितना होना चाहिए, या उतनी सफलता सुनिश्चित नहीं कर सकेंगे। एक क्वेश्चन मैं और बोलता हूं कि आजादी के 75 वर्षों में हमने क्या प्राप्त किया, ठीक, तो वहां भी सवाल को आप जो है उसमें ये आंसर कोड कर सकते हो। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है। उसने पूछा एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर, क्या आपके विचार में लोकसभा के अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस कार्यप्रणाली को स्वीकार करना चाहिए? भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? यानी कि जो स्पीकर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट उसका ऑब्जेक्टिव रहना, निष्पक्ष रहना भी कितना इंपॉर्टेंट है, और एक बेहतर पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए ये जो है इसके जो परिणाम है, अगर उसकी जो कार्यशैली यानी वर्किंग स्टाइल में अगर किसी प्रकार का बायसनेस आ जाता है, पक्षपात आ जाता है, तो उसका जो प्रभाव है, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। वो कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव परिणाम है तो डेमोक्रेसी को स्मूथली वो आगे बढ़ाएगा, और अगर वो बायस्ड हो जाता है, टिल्ट हो जाता है, एकांगी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके निगेटिव परिणाम देखने को मिलने लगेंगे। आइए बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 83 सेक्शन 2 में कहा गया कि लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष रहता है। ठीक, एकदम क्लियर है, मैंने पहले भी बताया है कि जिस दिन से आप शपथ ले लेते हैं, जीत जाते हैं, उस दिन से नहीं, जिस दिन से प्रथम बैठक हो जाती है उस दिन से 5 साल रहता है, जब तक कि विभिन्न कारकों से इसे भंग ना कर दिया जाए। यानी कि अल्पमत में सरकार आ जाए, आप खुद ही सरकार भंग कर दें, ठीक, तो वो तमाम अलग कारण है। लोकसभा में 2 पीठासीन अधिकारी होते हैं, जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 में कहा गया कि चुनाव के बाद सदन की बैठक होती है, जब तक कि यह प्रथा शपथ ग्रहण के बाद अध्यक्ष का चुनाव करने की रही है। ठीक, हमेशा से, यानी कि इलेक्शन हो जाता है, पार्टी जीत जाती है, शपथ ग्रहण हो जाता है, शपथ ग्रहण के बाद हमेशा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। इस आर्टिकल में पाया गया कि ऐसा नहीं है कि कई दूसरी राजनीतिक दलों ने उसमें लेट ना किया हो। कई बार कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी लगभग 30-40 या 47 दिन का वेट हुआ है, जहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद लेट अपॉइंट हुआ है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लगभग 3 साल 7 महीने हो जाएं और वो पोस्ट खाली रहे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में संसद के अधिकारियों के रूप में उसे वर्णित किया गया है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो बेसिकली क्या है, संसद के अधिकारी हैं। तो उनको इस संदर्भ में देखा जाए, यानी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बात बोलता है, ये उनके पद की गंभीरता को दर्शाता है कि वो पूरे पार्लियामेंट जब चलती है तो उसकी बहस, उसकी प्रक्रिया, उसकी नियमावली, कौन कितनी बोलेगा, किसको हमें पार्लियामेंट से डिबार करना है, तमाम चीजों पर बात करते हैं। ठीक, तो कहा गया कि संसदीय प्रणाली में उनका महत्व है। ठीक, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट कब से आया, तो फैक्चुअल चीजें इसको याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। 1999 के भारत शासन अधिनियम से आया। ठीक, और जहां इसे क्या कहा जाता था, डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था, डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। अब बात करते हैं कि उपाध्यक्ष के काम क्या है। उपाध्यक्ष के काम क्या है? जब अध्यक्ष अनुपस्थित रहे तो अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा, वो संसदीय समितियों की अध्यक्षता करेगा, प्रवर समिति की अध्यक्षता करेगा, सदन की जिम्मेदारियों को साझा करेगा। जो पार्लियामेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में बटी रहती हैं, तो उनको शेयर करना। ठीक, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के साथ नवीन समिति बनाने के लिए कह सकता है। ठीक, ये चीज है। और जब अध्यक्ष त्याग पत्र देगा तब उपाध्यक्ष को ही त्याग पत्र देगा। ठीक, संविधान सभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है। ठीक, संविधान सभा यानी कि जब संविधान सभा में डिस्कशन चल रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के, तो वहां भी एग्जैक्टली इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। कहा गया कि जो अध्यक्ष हैं, प्रथम जो अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर साहब थे, और जो उपाध्यक्ष थे
वो अनंत शयनम अय्यर साहब थे। ठीक, उनके उपरांत जो डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो सदैव रहा है। ठीक, और इसे हमेशा टाइमली इलेक्ट कर लिया गया है, टाइमली उनका चुनाव हो गया है। तो इस तरीके से प्रोसेस को मेंटेन रखने में बहुत आसानी हुई है। संविधान में सरकार को यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह लोकसभा नियम प्रक्रियाओं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करे। विचारार्थ प्रस्ताव भी वो कर सकता है। ठीक, सत्ता पक्ष विरोध नहीं कर सकता इसका। ठीक, क्योंकि इसका कुछ उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है? संवैधानिक आदेश को लागू करना। ठीक, जो संवैधानिक आदेश है उसको लागू करवाएंगे। अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि किसके द्वारा पेश होगी? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर उसे ये जो है डेट फिक्स करना होगा। अध्यक्ष के पास उपाध्यक्ष के निर्णय, अध्यक्ष के जो निर्णय इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद जो है, यहां बाद होना चाहिए, उपाध्यक्ष के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। ठीक, अगर अध्यक्ष नहीं और उपाध्यक्ष डिसीजन ले रहा है तो। ठीक, अनुच्छेद 93 में एक जो है स्पेशल इंपॉर्टेंट प्रोविजन किया गया, जिसमें कहा गया कि सदन में इसे क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। ठीक, यानी उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने बताया कि जो क्वेश्चन पूछा गया, एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर, अधिकार के साथ दायित्व तो बढ़ जाता है, उन सब संदर्भों में बहुत ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वैकेंट है तो इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी भी स्लो काम करेगी, उसमें तमाम तरीके की हर्डल आएंगे, प्रोसीजर सही से फॉलो नहीं हो रहा होगा। ठीक, अब देखिए ये प्रीलिम्स के रिगार्डिंग न्यूज है, तो इसको आप लोग देखेंगे। स्पेन एक देश है यूरोप में, उसने इंट्रोड्यूस किया है पीरियड लीव। ठीक, यानी कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को छुट्टी मिलेगी। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको याद रखना है। सेकंड, enrollment is higher than 98% despite COVID. People realize schooling important. यानी कि कोविड के दौरान जिस तरीके से नामांकन के स्तर में गिरावट हुई थी, वो काफी उसमें बेहतर स्थिति अब देखने को मिलती है। फिर कहा गया मेकिंग 1 ईयर यूक्रेन वार, पुतिन एग्जिट, न्यूक्लियर डील विद यूएस। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2021 तक के लिए डील थी, जो अब व्लादिमीर पुतिन ने डिसमिस कर दी। वो कह रहा है कि इससे हम बाहर आ जाएंगे। इसमें था कि हम और ज्यादा हथियार वगैरह नहीं बनाएंगे। ठीक, तो अब जो ये न्यूक्लियर डील से बाहर आ गए हैं, तो यानी कि जो हथियारों की होड़ अब तेजी के साथ बढ़ेगी। ठीक, हथियारों की होड़ बढ़ेगी और नाभिकीय भयादोहन का खतरा रहेगा। नाभिकीय भयादोहन का भी खतरा रहेगा। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है। ICAR एग्रीकल्चर जो रिलेटेड संस्था है, वो उसने एक ऐसा गेहूं की वैरायटी बनाई है जिसका नाम है HD 3385, जो हीट है, हीट। ठीक, वो जो है हीट, यानी जो जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज्यादा गर्मी हो रही है, वो बीट कर सकेगी जो ज्यादा तेजी के साथ जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव है, उसके साथ वो डील कर पाएगी। तो इसका नाम क्या है? HD 3385। ठीक, तो हम लोगों ने जितने मुद्दों पर डिस्कशन किया है, यानी कि हम लोगों ने महिलाओं के पार्टिसिपेशन से रिगार्डिंग बात करी है, हम लोगों ने वन लाइनर बात करी है, हम लोगों ने लोकसभा के अध्यक्ष के काम के बारे में बात करी है, हम लोगों ने पार्लियामेंट्री स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करी है, हम लोग उससे GS पेपर 4, GS पेपर 2, GS पेपर 1 और एसेज किस तरह से आए हैं, एथिक्स में पेपर क्वेश्चन कैसे आए हैं, उस तरह से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में बात करी है। हमारा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा लंबा लगता होगा, लेकिन आपकी जो डिटेल एनालिसिस के लिए ये बहुत जरूरी है। कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आकाश की टीम आपके लिए इसी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम करती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।